आज चुनाव आयोग की अहम बैठक। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में जल्द होने हैं विधानसभा चुनाव। यूपी विधानसभा की कार्यवाही थोड़ी देर में होगी शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे सीएम योगी। गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। देश में 13,742 नए केस, 104 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज इस बड़ी खबर से करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में करेंगे। अहमदाबाद में साबरमती के निकट बने मोटेरा स्टेडियम ने दुनिया के अब तक के सबसे बड़े ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम को पछाड़ दिया है और इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद अब सबसे बड़े स्टेडियम होने का गौरव भी राज्य ने प्राप्त कर लिया है। और यहाँ भारत और इंग्लैंड के मध्य तीसरा टेस्ट मैच भी होना है। बता दें आपको कि महामहिम रामनाथ कोविंद बुधवार को 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंच गए हैं और मोटेरा को देश के पीएम मोदी की परिकल्पना के अनुरूप सजाया गया है और इसमें 3 कॉरपोरेट बॉक्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल, इंडोर अकादमी और खिलाड़ियों के विशेष ड्रेसिंग रूम, क्लब हाउस और फूड कोर्ट है। ये देश का सबसे पहला स्टेडियम है जहां लाल और काली दोनों तरह की पिच है और इसमें 6 लाल और 5 काली मिट्टी से तैयार की गई हैं, जहां दोनों तरह की पिच पर एक साथ अभ्यास किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि बीजेपी ने गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी ने 85% सीटें जीती हैं और कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह हारी है और ये उनके लिए आत्मचिंतन करने का समय है। आगे उन्होंने क्या कहा, चाहिए सुनवाते हैं। आज गुजरात में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के परिणाम आए जो कि एक दृष्टि से समग्र गुजरात को कवर करते हैं। गुजरात के हर कोने में कहीं न कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो नतीजे दिखाते हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में फिर से एक बार अपने आप को प्रस्थापित करता है। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चली थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने आज भी चालू रखा है और आज जो परिणाम आए हैं वो गुजरात में अब तक के सबसे अच्छे परिणामों में से एक परिणाम है। जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी, जितनी भी सीटें हैं उसमें लगभग 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव में हारी है। पूरे गुजरात में सिर्फ 44 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई है और 44 सीटें गुजरात में सिर्फ भावनगर कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त कर ली। तो एक प्रकार से संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने समर्थन किया है। इसके लिए मैं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल और अभी अभी जो नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री CR पाटिल और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, मगर जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में कोरोना की लड़ाई लड़ी गई, यहां विजय भाई और नितिन भाई के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, गुजरात की जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है और ये स्पष्ट संदेश भेजा है कि आपत्ति जब आती है तब शासन का दायित्व निभाने का जो जज्बा होता है
वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है और बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में, विजय भाई के नेतृत्व में। वहीं पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के मकरमपुर क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। मंगलवार रात 10 बजे हुई गोलीबारी और बम ब्लास्ट के दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। बता दें आपको कि गोली लगने से एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि ब्लास्ट में 3 अन्य कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं घायलों को मिदनापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस घटना को लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वही बीजेपी जिलाध्यक्ष का दावा है कि ये घटना टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में आपसी झगड़े की वजह से हुई है। मकरमपुर के नारायणगढ़ पुलिस थाने क्षेत्र में मंगलवार रात 10 बजे ये घटना हुई। बताया गया कि टीएमसी के 4 कार्यकर्ता सड़क किनारे बैठे हुए थे और उस दौरान उन पर फायरिंग की गई और बम फेंक दिया गया। बता दें आपको कि इस हमले के बाद दहशत फैल गई। गोली लगने से टीएमसी के 28 वर्षीय सोवियत दिलाई नाम कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। हमले के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस हमले को लेकर तृणमूल के जिला अध्यक्ष अजीत मेती ने कहा है कि हमारा इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है और ये हमला आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्लान किया गया है। ये बीजेपी का काम है और इस हमले के पीछे जो भी है उसकी तत्काल गिरफ्तारी के लिए पुलिस से मांग की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीखा प्रहार किया है। केरल की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा है कि 15 साल तक मैं उत्तर से सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है। मेरे लिए केरल आना एक अलग अनुभव है, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि लोग मुद्दों को दिलचस्पी में रखते हैं। और इसी तरह बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के, तहां तहां कांग्रेस का बंटाधार। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने पहले उत्तर भारत को कांग्रेस मुक्त कर दिया है और अब दक्षिण को चले हैं और हमारे और जनता के लिए पूरा देश एक है। कांग्रेस भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटना चाहती है। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीखा प्रहार किया है। और इस बीच केरल की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि 15 साल तक मैं उत्तर से सांसद था और मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं 15 साल तक उत्तर भारत में सांसद था और मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बेहद नया था, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और जमीनी तौर पर मुद्दों के विस्तार में जाने वाले इस कड़ी में बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में विभाजन हमेशा से रहा है और इन्होंने बांटने की राजनीति की है। और कल के राहुल गांधी के बयान को अगर देखा जाए तो कांग्रेस अधिकार खो चुकी है देश में राजनीति करने का, क्योंकि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की हम बात करते हैं, हम अखंड भारत को लेकर चलते हैं। ये खंड खंड भारत करने वाले लोग हैं, क्योंकि इन्होंने पूर्व में भी जातियों को जातियों से लड़ाना, देश का विभाजन करना, क्षेत्रवाद फैलाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। इसलिए ये अधिकार खो चुके हैं और बड़े शर्म की बात है, जहां से इस पूरे परिवार को कांग्रेस के पहचान दी जनता ने, वहां के लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे। शर्म आना चाहिए राहुल गांधी को इस बात के ऊपर कि कम से कम आप जो बात बोल गए वहां पर आपके डीएनए में है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए 15 साल जिन लोगों ने आपको यहां से जिता कर रखा था, आप उनके लिए भी ये बोल गए कि वह उन्हें कुछ नहीं आता है। वो लोग जो आपको जिता रहे थे वो यूं ही जिता रहे थे। इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे और इस्तेमाल करके नैपकिन की तरह फेंक कर चले गए केरल, और वहां मुस्लिम लीग के साथ में आप चले गए, वही तुष्टीकरण की राजनीति करने चले गए। आपको नहीं अच्छा लगता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्योंकि आप विभाजन वाले लोग हैं। देश बांट दिया, जातियां बांट दी और अब आप फिर से क्षेत्र बांटने के चक्कर में। और एक कोई किसान नेता राजेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं। तो आना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेंगे, डाल लेंगे, उसके एजेंडे पे काम करेंगे, और जो घोषणा पत्र में डाल देंगे, किसी भी पार्टी की सरकार आती है तो उसको उस पर काम करना पड़ेगा।
घोषणा पत्र में सर कांग्रेस भी इसमें जो कानून आज कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं, उस कानून का पहले समर्थन और समर्थन करती थी तो चली गई ना कांग्रेस। तो भाई पहले बीजेपी वाले साथ थे विपक्ष में हमारे साथ में, भाई उन्होंने हटवा दिया ना हमको, आंदोलन करके कांग्रेस तो चली गई। अब तो ये है ना भाई, ये है तो काम करो उस पर। जिस तरह की राजनीति पश्चिमी यूपी के अंदर देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले संजीव बालियान जी के साथ प्रोग्राम में गए थे, उसको आप कैसे देखते हैं? पता नहीं, मैं तो भाई मुजफ्फरनगर में जाता नहीं, मैं तो उस दिन से यही हूँ। अब वहां का लोकल का क्या होगा मुझे जानकारी नहीं इसकी, कर लेंगे। ये आरोप लगा रहे हैं कि आगे और क्या पता भाई, उनका मामला होगा, वो हमारा क्या मतलब उसमें। जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है, उनका किसान विरोध नहीं, किसान विरोध नहीं कर रहे हैं जैसा और क्यों जाएगा मुंह, भाई कोई विरोध कर रहा है क्यों जाओ, हमें नहीं जाता जानकारी। तो गांव के लोग देखेंगे या देखता हूँ, जो कह रहे होंगे ना उनको, भाई उन्होंने वोट दे रखी उन्होंने, तो कह रहे होंगे उनको। अब लोग बुझेंगे तो है ना, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है तो ये भी कहेंगे ना, उन्हीं को तो कहेंगे ना भाई, वे सरकार में शामिल है तो बात तो उन्हीं को कहेंगे, भाई हमारी बात आप सरकार तक पहुंचाओ, गन्ने का रेट नहीं हुआ, उसका भुगतान नहीं हुआ, बिजली का रेट सबसे ज्यादा है। तो जो ये लोग हैं इन्हीं को तो कहेंगे ना वे लोग, क्योंकि वोट दे रखी है। बयान आया संजीव बालियान जी का, वो कह रहे हैं कि हम लोग मेरे यहाँ सरकार से बात करेंगे, कह रहे हैं ना उनकी बात सरकार हाँ नहीं ठीक है उनकी। जिस तरीके से विरोध किया और वो आगे पे आरोप लगा रहे हैं। अब क्या पता भाई, हमें तो ज्यादा जानकारी होगी किसने किसको वोट दी, क्या करा। अब उसके कोई वो एफिडेविट तो देता नहीं, मैं इसका आदमी हूँ, इसका हूँ। नरेश टिकैत जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर राजनाथ सिंह जी चाहें कि उनको आगे दिया जाए तो आगे किसानों को उसमें ये लगता था कि उनको अगर इन लोगों से बात नहीं हो रही तो किसी को भी भेजे तो फुल फ्लैश पावर देकर उनको भेजनी चाहिए। हाँ मतलब किसी को भी भेजे तो फुल फ्लैश पावर देकर भेजनी चाहिए, वो कोई भी आए केंद्र सरकार का। उसका ये नहीं कि एक क्वेश्चन करा फिर मैं पूछ गाऊंगा, एक क्वेश्चन गया फिर पूछ कर जाऊंगा। आप जिसको भी भेजो प्रतिनिधिमंडल में उसको पूरी पावर देकर भेजो, क्योंकि पंचायती सिस्टम में यही होता है, जो पंच चुन लिए वे जो फैसला करेंगे पूरी जनता उनकी बात मानती है। नरेश टिकैत जी ने विश्वास दिखाया है राजनाथ सिंह जी के ऊपर कि राजनाथ सिंह जी अगर उनको बात करने के लिए आ जाए तो मामला सुलझ सकता है, 1 घंटे में मामला सुलझ सकता है। राजनाथ सिंह जी आए तो क्या आपको भी लगता है कि ये कह रहा है कि किसी को भी भेजे हुए वे, वो तो सरकार का वो है कि वो किसको भेजे, जिसको भी भेजे फुल फ्लैश पावर दे के भेजे। अब तक जितने भी लोग बात कर रहे थे आपसे वो फुल पावर नहीं थी उनके पास में, वे भी एक क्वेश्चन करा फिर पूछ के आते थे किसी से, तो ये है। वहीं मथुरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहुंचकर श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की और देश व जनता के कल्याण की कामना की। और वहीं दौरे के मद्देनजर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई। वहीं बता दें आपको कि उन्होंने अपने दौरे के दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। गरीबों के बल पर, इस देश के वासियों के बल पर प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्हें सत्ता उन्होंने दिलवाई है। अगर लाखों किसान 90 दिनों से बॉर्डर पर बैठे हैं और वे उनसे बात नहीं कर सकते, वे उनकी सुन नहीं सकते, वे अपने महल में बैठ के कह रहे हैं कि ये किसान के लिए अच्छे कानून है, किसान नहीं समझ रहे। क्या आपकी बुद्धि लाखों किसानों से बड़ी है क्या? कि कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जनता की बुद्धि हमेशा नेता की बुद्धि से ज़्यादा होती है, इसीलिए नेता को बनाने वाली जनता होती है। तो मैं कुछ गलत बात नहीं कह रही और मैंने कभी उनके लिए अपशब्द नहीं इस्तेमाल किए। हमेशा मैंने उनको आदरपूर्ण उनके बारे में बात किया है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई से मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये जो मैम आप किसान पंचायत कर रही हैं, सीधा डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, आपके आने से पहले यहाँ नारा लग रहे थे कि अगर प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाना है तो भारी संख्या में आप लोग यहाँ आइए, तो अब सवाल समझी गई आप? नहीं, आप समझाइए। मुख्यमंत्री अगर बनाना है प्रियंका गांधी को, मतलब प्रियंका गांधी चेहरा है ना, ये मेरा तो कर्तव्य है, मैं जो कर रही हूँ मेरा कर्तव्य है। लाखों किसान प्रताड़ित हैं, सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश में प्रताड़ित हैं। जनता को देखो किस तरह से जूझ रही है। बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं,
जनता की आवाज़ है, मैं उस आवाज़ को उठा रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, उठाती रहूंगी। अब उसके बारे में कुछ भी कोई भी कहे वो उन पर है, वो जो कहना चाहते हैं। आखिरी सवाल, एक महिला आई थी आपसे मिलने, आप उससे नहर के पास। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है और कांग्रेस कृषि कानूनों को लेकर किसानों का साथ दे रही है। और इस दौरान कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि बीजेपी सरकार अहंकारी सरकार है। वहीं प्रियंका गांधी के बयान पर राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने पलटवार किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी या इनके परिवार को किसान या किसानियत की जानकारी नहीं है। इस परेशानी को वो जान सकता है जिसने इसे झेला है। किसान तो देश का सबसे उत्तम व्यवसाय था, नंबर 1 पर था। इसको बर्बाद करने का काम किसने किया? 60 साल तक राज करने वाले ये जवाब दें कि किसान जो सबसे उत्तम पेशा था, जब देश आज़ाद हुआ 52% कृषि का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में था, तो आज किसान के 60 साल तक इन्होंने कानूनी प्रतिबंधों में हाथ पैर बांध के और कहा दौड़ो विकास की दौड़ में। जो सबसे उत्तम था, सबसे आगे था, वो सबसे पीछे आया। किसान को मजदूर से नीचे लाने का काम किया तो यूपीए की सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने किया और इनके परिवार ने किया। इनकी नीतियां किसान विरोधी नीतियां रही हैं। नंबर 2, कृषि बिलों के बारे में जो ये बात कर रहे हैं, तीनों कृषि बिल किसानों के हित में हैं। और ये वैसे ही नहीं हुए, बाकायदा 12 कमेटी बनी है पिछले 15-20 साल में। शंकर लाल गुरु की अध्यक्षता में कमेटी बनी, मनटेक सिंह अहलवालिया की अध्यक्षता में बनी, जैन की अध्यक्षता बनी, और तो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में भी 10 में बनी, स्वामीनाथन आयोग की अध्यक्षता में बनी। सबने एक स्वर से सिफारिश की कि ये कृषि सुधार होने चाहिए। इन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था। और यदि मोदी जी ने कर दिए सुधार तो उनके हर अच्छे काम का विरोध करने की इनकी आदत है। किसानों के हित में है ये। सारे प्रतिबंध किसान पर थे। चौधरी चरण सिंह हमेशा कहते थे, मैंने उनके साथ काम किया, कि किसानों को प्रतिबंधों से मुक्त करना चाहिए। बागपत का किसान सोनीपत नहीं जा सकता था, अब पूरे किसान जो पैदा करता है देश में कहीं भी बेच सकता है। किसान जब फसल बोता है उसको पता होना चाहिए मेरा क्या मूल्य मिलेगा। इन कानूनों के बाद ये तय हो जाएगा, बोते टाइम ही तय हो जाएगा, करार हो जाएगा, ये मूल्य मिलने वाला है साहब। तो ये सारे के सारे प्रतिबंध समाप्त कर दिए, विकल्प दे दिया कि मंडी के अलावा बाहर भी दे सकते हो। यदि किसान के घर पे जाके कोई अच्छे दाम दे सकता है तो इन्हें क्या परेशानी है। लेकिन इनको ये मोदी जी का विरोध करना है। देखिए ये हताशा से भरे हुए हैं। ये जो कह रहे हैं अहंकारी तो ये है, ये हताशा से भरे हुए लोग हैं। क्योंकि जहां भी चुनाव होता है वहां मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से। अब ये किसानों के नाम लेकर कुछ किसानों को गुमराह करके, जैसे सीए के नाम पे एक वर्ग को गुमराह करने का काम किया, जबकि सीए में किसी की सदस्यता नहीं ली जा रही थी। इसी तरह ये किसानों के हित के इस बिलों का भी विरोध कर रहे हैं और ये भूल जाते हैं किसानों का विरोध करते 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 ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने पाकिस्तान के साथ खड़े थे। जब डोकलाम में चीन की सेना आमने सामने खड़ी थी, इनका भाई चोरी चोरी राजदूत से मिलने जा रहा था। इन्हीं के राज में 43,000 किलोमीटर चीन ने कब्जा किया। पहली ऐसी सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने का। वहीं किसान कानूनों से जुड़े विवाद को हल करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी आंदोलनकारी संगठनों की राय के बिना ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दरअसल इस कमेटी ने आंदोलनरत संगठनों से अब तक 4 बार अपनी राय देने की अपील की है, लेकिन संगठनों ने कमेटी के अनुरोध को कोई जवाब नहीं दिया है।
वहीं कमेटी अब तक 11 बैठकों के जरिए कृषि क्षेत्र से परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े 500 से अधिक संस्थाओं और विशेषज्ञों की राय ले चुकी है और कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक उनकी ओर आंदोलनकारी किसान संगठनों को ही प्राथमिकता देने पर सहमति बनी थी और इसीलिए 21 जनवरी की पहली बैठक में इस संगठनों की राय लेने को पहली वरीयता देने पर सहमति बनी और तब से अब तक कमेटी ने इन संगठनों से 4 बार अपनी राय देने का आग्रह किया है। कमेटी ने यह भी कहा है कि अगर किसान संगठनों को कमेटी के समक्ष आने में समस्या है तो कमेटी खुद उनकी वजह बताए और इसके बावजूद आंदोलनकारी संगठनों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उक्त सदस्य के मुताबिक कमेटी इन संगठनों से राय लेने की आखिरी कोशिश करेगी क्योंकि अगले महीने कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। इसीलिए इससे पहले एक बार फिर आंदोलनकारी संगठनों से राय देने का आग्रह किया जाएगा। पहले की तरह कमेटी किसी भी माध्यम से राय देने का अनुरोध करेगी। इसके अलावा एक बार फिर से अपनी ओर से संगठनों की ओर से तय जगह पर आने का प्रस्ताव देगी। अगर इसे भी आंदोलनकारी संगठनों ने ठुकरा दिया तो कमेटी के पास बिना इसकी राय के अपनी रिपोर्ट सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। चलिए आपको रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहा है ये सुनाते हैं। करोड़ तो कमा लिए पर मध्यम वर्ग और किसान को राहत क्यों नहीं? देश का मुद्दा यह है कि लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। 250 से अधिक किसान वीर गति को प्राप्त हो गए, मर गए, परंतु दिल्ली की सरकार पसीजती क्यों नहीं? देश का मुद्दा यह है कि जीडीपी जो है वो नोज डाइव यानी औंधे मुंह क्यों गिर रही है और देश की अर्थव्यवस्था क्यों पिट रही है? देश का मुद्दा यह है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 14,000 पदों के लिए 1,30,00,000 लोग रोजगार के लिए आवेदन क्यों करते हैं? बेरोजगारी इतनी गहरी क्यों है? नौजवान दर दर की ठोकरें क्यों खाते हैं? चपड़ासी के पद के लिए एमबीए और पीएचडी नौकरी की लाइन में क्यों खड़े हैं? यह देश का मुद्दा है। देश के सैनिक वीर गति को क्यों प्राप्त हो रहे हैं? यह देश का मुद्दा है। पर देश के हुक्मरानों के लिए सही मुद्दे क्या हैं? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव में आएंगे तो क्या ये सही सुपरफिशियल? जब देश के प्रधानमंत्री हमारे प्राप्त सैनिकों उनकी वीर पर वोट मांगेंगे तो क्या ये देश का मुद्दा हो सकता है? हम ये देश के ऊपर छोड़ते हैं। के कार्यक्रम में मोदी जी ये कह देंगे कि सेना का साहस तो कुछ नहीं, साहस सेना से भी बड़ा है। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ये महात्मा गांधी को भी चतुर बनिया कह देंगे तो ये क्या सही मुद्दा है या देश का मुद्दा है? जब देश के प्रधानमंत्री 15-15 लाख का वादा कर देंगे और देश के गृह मंत्री उसे जुमला बता देंगे तो क्या यह सही मुद्दा है या गंभीर मुद्दा है? जब देश के प्रधानमंत्री देश को बाथरूम में झांक कर देखने जैसी ऐसी बात करेंगे जिन्हें कहने में शर्म आता है, जब देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं को जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा बताएंगे, जब हर लिखने वाले पढ़ने वाले लेखक पत्रकार को देशद्रोही बताकर जेल में डाल देंगे, यह क्या ये सही मुद्दे नहीं? देश के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, औंधे मुंह गिरी जीडीपी, किसानों की शहादत, हमारे सैनिकों की वीरगति और चीन के द्वारा भारत की सरजमी पर कब्जा। यह आह्वान किया है राहुल गांधी जी ने। ये है देश के मुद्दे। पर इन्हें सुनकर भी जब देश को मुद्दों पर वापसी पर लाते हैं, कोरोना से 1.5 लाख मर गए इस देश के लोग, क्या यह देश का मुद्दा नहीं है? पर देश के स्वास्थ्य मंत्री एक फर्जी दवाई बेचने के लिए पत्रकार वार्ता करते फिरते हैं, ये सही मुद्दे हैं।
इसलिए इस देश में गंभीर मुद्दों को वापस लाने की जरूरत है। इसे भी उत्तर और दक्षिण में बांटकर इस देश का अपमान मत करिए, ये हमारा विनम्र निवेदन है। और इस देश को आह्वान भी है कि आइए दोबारा राजनीति में मुद्दों पर बात हो। संविधान पर अगर हमला होगा तो यह देश का मुद्दा है, अगर आपके अधिकार छीने जाएंगे तो यह देश का मुद्दा है और इन पर चर्चा अवश्य होगी। मैं संक्षिप्त में अंग्रेजी में अवश्य कहूंगा। Friends, former Congress President and our leader, Shri Rahul Gandhi has given a clarion call to people of India to question the governments of the day, whether in the states or in the center, on issues paramount to people, and to ignore the superficial toolkit story being sold by the Bharatiya Janata Party day in, day out. What are the important issues before the country and its people today? It's an issue that the GDP is nosediving and all the small and medium businesses are virtually in ruin and in shambles. गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा का आरोपी लखा सिधाना मंगलवार को पंजाब के बठिंडा में हुई एक किसान रैली में दिखाई दिया और वहीं लखा सिधाना ने यहां मंच से रैली को संबोधित किया और किसान संगठनों का शुक्रिया अदा किया। और इस दौरान लखा सिधाना ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो तैयार रहे, जब भी दिल्ली से बुलाया जाए तो हम वहां तुरंत पहुंचेंगे। बठिंडा की इस किसान रैली में जहां 1 लाख का इनामी लखा सिधाना मौजूद था और उस वक्त वहां पर पंजाब पुलिस भी तैनात थी। जब पंजाब पुलिस से सवाल हुआ तो उन्होंने लखा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया, तो पंजाब पुलिस ने कहा कि लखा के खिलाफ उनकी पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया है और ऐसे में यहां उनका काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। लखा सिधाना ने यहां अपने संबोधन में युवाओं को किसान आंदोलन से जुड़ने को कहा और साथ ही अपील की कि अगर दिल्ली पुलिस पंजाब के युवाओं को पकड़ने आती है तो युवाओं माफ कीजिए तो गांव में इकट्ठे हों और उन्हें घेर ले। लखा की ओर से केंद्र सरकार पर किसानों और प्रदर्शनकारियों को डराने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, गणतंत्र दिवस हिंसा में वांटेड इस गैंगस्टर ने कहा कि अगर पंजाब पुलिस किसी भी तरह से दिल्ली पुलिस की मदद करती है तो पंजाब के लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है, तो इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जिम्मेदार होंगे। वहीं पालघर मॉब लिंचिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में हुई मॉब लिंचिंग मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। बता दें, पालघर मॉब लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार ने पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमने विभागीय जाँच के बाद 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जाँच सीबीआई से नहीं कराने की बात कही थी। सरकार ने कहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों महाराष्ट्र पुलिस से पूछा कि उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई की, साथ ही सीबीआई जांच पर भी सवाल जवाब किया था। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपने के बाद संतों ने पालघर मॉब लिंचिंग मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।